खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। सवाल सीधा है लेकिन जवाब टेढ़ा। दुनिया में कच्चा तेल आज 65 से $66 प्रति बैरल के आसपास है, यानी पिछले साल के पीक से काफ़ी नीचे, जो पीक सीजन था। लेकिन दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें 94.8 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.6%, और लगभग पूरे देश में कमोवेश इसी तरीके की कीमतें हैं। उन राज्यों में जो सुदूरवर्ती हैं वहाँ कुछ ज़्यादा हैं। सीएनजी 77 रुपये प्रति किलो ही क्यों है? सरकार कहती है कि रूस से सस्ता तेल आ रहा है, तो फिर आम आदमी तक सस्ता तेल क्यों नहीं पहुंच रहा? ये कहाँ गुम हो गया है? ये बड़ा सवाल है। मार्च 2024 में 2 रुपये कटौती के बाद पेट्रोल डीजल के दाम तब से स्थिर हैं, जमे हुए हैं, और सार्वजनिक तेल कंपनियां यानी आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल पिछले वित्त वर्ष में रिकॉर्ड मुनाफा कमा रही हैं, मतलब दिखा चुकी हैं, धुआंधार मुनाफा कमा रही हैं, और इस साल भी तिमाहियों में भयानक मुनाफे की ओर हैं। तो क्या कंपनियां पुराने घाटे और टैक्स बोझ रिकवर कर रही हैं या जेब में मार्जिन बचाकर चल रही हैं? आज मंथन में हम जो बात कर रहे हैं, आपका मुद्दा रख रहे हैं, आम आदमी का मुद्दा रख रहे हैं। इस देश में इस वक्त आप टीवी खोलेंगे तो बिहार में एसआईआर का दर्द मिलेगा आपको, कहीं विपक्ष की बात मिलेगी, राहुल गांधी कहीं कोर्ट में कहते नजर आएंगे कि उन्हें जान से खतरा है। बहुत सारे इस तरीके के मुद्दे हैं। फतेहपुर की जो मंदिर मस्जिद का विवाद है वो आपको दिखेगा, सिकोहाबाद का विवाद दिखेगा, लेकिन आम आदमी आपकी जेब कैसे कट रही है, मुझे लगता है ये बताने के लिए कोई तैयार नहीं, और मीडिया तो कम से कम बिल्कुल नहीं। तो मंथन में आज आज हमने रखा है वो आपके लिए रखा है। रोज भी हमारा कार्यक्रम आपके लिए होता है, और सवाल ये है डेटा बनाम दावे। इसमें हम बताएंगे कि 40% से ज़्यादा कच्चे तेल के भाव में गिरावट के बाद भी आपकी जेब में इसका लाभ क्यों नहीं जा रहा, आपको सस्ता डीजल पेट्रोल क्यों नहीं मिल रहा। सच में अगर बात की जाए रूसी तेल के डिस्काउंट की, तो अब कितना बचा है, क्या है, पता नहीं। अप्रैल 2025 की एक्साइज बढ़ोतरी का क्या असर पड़ा है, और ओएमसीएस के मार्केटिंग मार्जिन व यूनिटी टीम से आपके बजट पर यह असर कैसे पड़ेगा, कैसा पड़ रहा है। और हाँ, सीएनजी की कीमतें क्रूड नहीं है, गैस फार्मूले से कैसे बंधी हैं, ये भी समझेंगे आज मंथन में। तो कुल मिलाकर कुछ तथ्य आपके सामने हम रख रहे हैं, और वो तथ्य आप देखिए किस तरीके से आपकी जेब में जो जाना चाहिए था वो नहीं जा पा रहा है, और जनता का तेल कैसे निकल रहा है। अब आप देखिए क्रूड ऑयल की कीमतें 2014 जनवरी में क्या थी और अब क्या हो गई हैं। मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 2014 जनवरी में क्रूड की कीमतें 105.29 डॉलर प्रति बैरल थी, और पेट्रोल तब 71 रुपये 52 पैसे प्रति लीटर था। अब जुलाई 2025 की बात कर लें तो ये 105 से घटकर 71.34 डॉलर प्रति बैरल हो गया है, और पेट्रोल पहुंच गया है 94.72 रुपये लीटर। तो आप खुद पढ़े लिखे हैं, समझ गए होंगे कि कब महंगा तेल खरीद कर तब की सरकार हमें सस्ता दे रही थी, और आज की सरकार हमें सस्ता तेल खरीद कर महंगा क्यों दे रही है। इसका जवाब सरकार के पास है, लेकिन हमने पूछना छोड़ दिया है। हमने आदत में शुमार नहीं किया है हम पूछें सरकारों से। तो ये स्थिति है।
तब $105 प्रति बैरल खरीद कर 71 रुपये लीटर पेट्रोल था, और आज 60, 65, 70, $71 प्रति बैरल खरीद कर पेट्रोल 94 लीटर है। और आज जो लोग सत्ता में हैं वो कहते थे कि पेट्रोल बहुत महंगा है, डीजल पेट्रोल की कीमतों में आग लगी है, सरकार असफल है, सरकार नाकाम है, नाकारा है, कच्चा तेल सस्ता है, महंगा दे रहे हैं। बहुत सारी दलीलें यही लोग दिया करते थे जो आज सत्ता में हैं और इस बात को वो डिफेंड कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर आपके सामने है, और इससे आप खुद समझ सकते होंगे कि किस तरीके से आपकी जेब में जो जाना चाहिए था वो नहीं जा रहा, आपकी जेब काटी जा रही। और ये दुख की बात ये है कि ये चीज़ें आम आदमी को कोई बता नहीं रहा है। कम से कम मीडिया तो बिल्कुल नहीं समझा रहा जिसका उसको समझाना चाहिए था। अब हम आपको समझाएंगे कि क्या टैक्स का गणित है, क्या कहानी है, वो आप देखिए। तो कुल मिलाकर जो बेस प्राइस है वो देखिए, पेट्रोल की कीमत पर जो टैक्स का गणित है वो बेस प्राइस है 52.83 है, 3 पैसा है। कुल मिलाकर रुपया आप कह सकते हैं, दशमलव के बाद अगर रुपया है। और ये पेट्रोल का मसला है, और डीजल 53.75 है, ये बेस प्राइस है। अब इसमें भाड़ा 0.24 है पेट्रोल में, 0.26 है डीजल में। एक्साइज ड्यूटी 21 रुपये 90 पैसे जो लगी है वो पेट्रोल में है, और 17 रुपये 80 पैसे लगी है डीजल में। डीलर जो कमीशन है वो 4 रुपये 40 पैसे पेट्रोल में है, 3 रुपये 3 पैसे डीजल में है। अब जो वैल्यू एडेड टैक्स है, जिसे जीएसटी हम कह सकते हैं, ये वैट है, माफ़ कीजिएगा, जीएसटी नहीं, ये वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स है, वैट है। तो ये वैट जो लगा है ये 15 रुपये 4 पैसे डीजल पेट्रोल में है, और 12 रुपये 83 पैसे डीजल में है। तो कुल कीमत जो पेट्रोल की आती है वो 94.70 पैसे है, और डीजल 87 रुपये 67 पैसे, और बेस प्राइस 52 रुपये का है, और जनता को मिल रहा है कितना, ये आप सामान्य तौर पर इसको देख सकते हैं। अब ये सबसे बड़ी बात जो बीच के टैक्स का है, लेकिन ये सब जो टैक्स है ये 2014 में टैक्स काफ़ी कम था, लेकिन इसके बावजूद लोग इस बात को कह रहे हैं कि ये जो 2022 से जो पेट्रोल और डीजल का जिससे प्रोडक्ट से बनता है क्रूड ऑयल, वो और सस्ता हुआ है। लेकिन तब भी ये टैक्स था, ये टैक्स लिया जा रहा था। उसके बाद जब और जो क्रूड ऑयल है वो सस्ता हुआ, उसके बाद भी इस टैक्स को लेते हुए भी सरकार ने इसको क्यों नहीं कम किया। तेल कंपनियों को मुनाफा जो है वो खुली छूट है, और तेल कंपनियां किस तरीके से झमाझम मुनाफा कमा रही हैं उसको एक बार देख लीजिए। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम किस तरीके से मुनाफा कमा रही हैं। अब ये कुल मुनाफा है 3400 करोड़ रुपया इन तेल कंपनियों का। ये केवल 22-23 का है, लेटेस्ट अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आपके सामने ये 23-24 का मुनाफा है जो वित्तीय वर्ष है, उसको आप देखेंगे तो 25 गुना मुनाफा बढ़ गया है। मतलब 22-23 में 3400 करोड़ मुनाफा था, और 23-24 में 86,000 करोड़ रुपए। गजब है भाई, 25 गुना मुनाफा बढ़ गया। वही मैं कह रहा था कि 22 से क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो तकरीबन 40% और कम हुई, और मुनाफा 86,000 करोड़ रुपए। जनता त्राही त्राही, आम आदमी की जेब से पैसा निकालने की जुगत। तमाम तरीके के टैक्स और डीजल पेट्रोल पे तो बिल्कुल आम आदमी, चूंकि हर आदमी का वास्ता इससे पड़ता है, सीएनजी पीएनजी, उसमें आदमी परेशान है कुल मिला। अब आप देखिए 2024-25 में थोड़ा मुनाफा घटा है, वो आपके स्क्रीन पर है किस तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं। और लेकिन फिर भी 2022-23 के तुलना में ये मुनाफा ज़्यादा है। तेल कंपनियां भयानक मुनाफे में, भयानक शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, और आम आदमी दिनों दिन डिप्रेशन में जा रहा है, घाटे में जा रहा है, डेफिसिट में जा रहा है। उसकी पूरी जो सिस्टम है उसका वो गड़बड़ा गया है। तो कुल मिलाकर इस पर कोई क्यों बात नहीं करता। तो अब कुछ आंकड़े आपके स्क्रीन पर हैं
कि रूस से जो बात बार बार हो रही थी, सारे ज़्यादातर लोग, आपको सत्ताधारी दल के लोग, मंत्री, सारे लोग ये कहेंगे कि रूस से हम बहुत सस्ता तेल ले रहे हैं और जनता को राहत पहुंचा रहे हैं। तो भारत ने रूस से 2.1 करोड़ बैरल क्रूड आयात किया है। 2025 में 24 जून तक का ये आंकड़ा है, ये जो आपके सामने है। और रूसी कच्चे तेल में रिलायंस नायरा की हिस्सेदारी 45% है, यानी कि 45% जो कच्चा तेल है रिलायंस और नायरा को, निजी कंपनियां हैं जो दोनों, इनको जा रहा है। इसका मतलब ये है, जो बार बार हल्ला मचता है कि नायरा को फ़ायदा पहुंचाने के लिए रूसी डील की गई, रिलायंस को फ़ायदा पहुंचाने के रूसी डील के विपक्ष जो आरोप लगाता है, उसके साथ कुछ आंकड़े भी हैं जो इस बात की गवाही देते हैं। 2022 में रिलायंस की हिस्सेदारी 8% थी और नायरा की हिस्सेदारी 7% थी। आज दोनों की मिलाकर 45% है। ये आंकड़े आपके सामने कोई रखेगा नहीं, टीवी चैनल तो बिल्कुल नहीं, शायद यदा कदा आपको डिजिटल मीडिया पर ये चीज़ें दिख जाएं, तो आप जानेंगे कैसे कि इस तरीके से आपके साथ में ये हरकत हो रही है, आपको पता ही नहीं है। तो कुल मिलाकर जो रिफाइनरियां हैं, निजी में रिफाइनरियां हैं, वो किस तरीके से धुआंधार मुनाफा कमा रही, वो आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है। भारत में मुख्य तौर पर 2 बड़ी प्राइवेट कंपनियों की रिफाइनरियां हैं और उनका मुनाफा किस तरीके से उन्होंने धुआंधार कमाया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आप उसको देखें, रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी। नायरा के तमाम पेट्रोल पंप आपको मिल जाएंगे और रिलायंस के भी धुआंधार खुले हुए। दोनों सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल प्रोसेस करती हैं। रिलायंस ने प्रति बैरल $12.5 मार्जिन हासिल किया है, यानी एक बैरल में $12.5 का मुनाफा मार्जिन उनको मिला है। इसी तरीके से नायरा ने $12.2 का रिफाइनिंग मार्जिन हासिल किया है। तो अच्छा खासा मुनाफा ये दोनों रिफाइनरियां कमा रही हैं। और सरकार मुनाफा कमा रही, सरकार भी एक, जबकि सरकार तो लोकहित जनहित में काम करती है, लेकिन वो भी जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां मुनाफा कमा रही, सरकार जो सरकारी जो तेल कंपनियां वही मुनाफा कमा रही हैं, उसी तरह निजी रिफाइनरियां, निजी कंपनियां। तो कुल मिलाकर ये खेल चल रहा है, इसको खेल ही कहते हैं। सस्ते में खरीदा, प्रोसेस किया, महंगे में बेचकर हर बैरल पर ज़्यादा मुनाफा कमाया। ज़्यादा नहीं, धुआंधार कहेंगे इसको, मतलब अकूत मुनाफा कमा रहे हैं, धुआंधार मुनाफा कमा रहे हैं। तो भारत में मुख्य तौर पर जो कंपनियां हैं वो सारे तरीके से आपके सामने हैं। और कुल मिलाकर ये स्थितियां हैं, ये परिस्थितियां हैं आपकी नज़र में। और अगर देखें तो कच्चा तेल जो आज का जो स्थिति है, उसके मुताबिक आप आज $65-66 प्रति बैरल है आज की डेट में, जो मेरे पास आंकड़ा है, और ये तथ्यों के आधार पर ही है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो वास्तव में ये बहुत भयानक तरीके का जो खेल चल रहा है और इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। यह समझ के भी हम इन मुद्दों पर आवाज़ नहीं उठाते। कोई भी नेता इस पर बात नहीं करेगा, कोई भी जनप्रतिनिधि इस पर बात नहीं करेगा। सवाल यही है कि ये तो सब पार्टी से बंधे हुए हैं। पार्टी जो कहेगी, ये हमारे आपके नेता नहीं हैं, ये हमारे आपके जनप्रतिनिधि नहीं हैं, ये पार्टियों के जनप्रतिनिधि हैं। जिस पार्टी का फ़ायदा जिस उद्यमी से होगा उसके लिए यह बात करेंगे। तो आप ये जान लीजिए कि ये नेता, ये सांसद, ये विधायक, ये मंत्री, ये हमारे और आपके लिए बिल्कुल बात नहीं करने वाले, आपके लिए बिल्कुल बात नहीं करने वाले, हमारे लिए बिल्कुल बात नहीं करने वाले। ये बिल्कुल आप समझ लिए कि ये हमारी समस्याओं को, जो मूलभूत समस्याएं हैं, ऊल जलूल की बहस चलती रहेगी। आप 5-5 घंटे, 6-6 घंटे टीवी चैनलों पर बहस देखते हैं और उसका जो सार होता है वो क्या होता है? आम आदमी को उससे क्या मिलता है? भारत के जितने ज़्यादातर टीवी चैनल हैं, मैं सभी को नहीं कहता, नहीं, लेकिन अधिकांश टीवी चैनल हो, मीडिया जो है भारत का, चाहे अखबार हो, टीवी चैनल हो, कुछ डिजिटल मीडिया को छोड़कर आप देखेंगे तो वो पूरे दिन या तो प्रशंसा करते रहते हैं किसी नेता की, किसी दल की, किसी सरकार की, या फिर वो ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिसे दल विशेष, नेता विशेष, सरकार विशेष या विपक्ष को इसका फायदा हो। आम आदमी के मुद्दे प्रिंट मीडिया से गायब, डिजिटल मीडिया से गायब, टीवी में तो सवाल ही नहीं उठता। तो ये स्थिति बची है। लेकिन हम एक जिम्मेदार न्यूज़ चैनल हैं, मीडिया संस्थान हैं,
और हम आम आदमी के लिए पत्रकारिता करते हैं, बहुत मुश्किल से करते हैं, बहुत कठिनाइयां हैं हमारे सामने, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, लेकिन हम पत्रकारिता कर रहे हैं और उम्मीद है आप सबके सहयोग से, आप सबके दमखम से हम आगे करते रहेंगे। तो ये बड़ा अहम मुद्दा है। आज बहुत सारे मुद्दे थे, हमारे सहयोगी विनीत शर्मा से बहुत लंबा डिस्कशन हुआ इस मसले पर और बहुत देर तक डिस्कशन हुआ। जब आज हम ये मुद्दा तय कर रहे थे, बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन अंत में एक लंबे डिस्कशन के बाद, तकरीबन 32 मिनट के डिस्कशन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भाई ये जनता का एजेंडा है। ज़्यादातर लोग मेरा एजेंडा, तेरा एजेंडा, इसका एजेंडा, उसका एजेंडा, दक्षिण का एजेंडा, उत्तर का एजेंडा, वाम का एजेंडा, दक्षिण पंथ का एजेंडा, सेंट्रल का एजेंडा, कांग्रेस का एजेंडा, बीजेपी का एजेंडा। जनता का एजेंडा कौन करेगा? तो आज हम जनता के एजेंडे पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, संपादक आलोक भदौरिया जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। बहुत धन्यवाद भदौरिया जी वक्त देने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, बहुत ही वरिष्ठ नेता चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। भदौरिया जी से मैं इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। भदौरिया जी, ये तेल का खेल और जनता का ही निकल रहा है तेल, जरा समझाइए दर्शकों को हमारे कि किस तरीके से ये कहानी चल रही है और इसके पीछे क्या है, क्योंकि आम आदमी की जेब में तो जा नहीं रहा। अभी जो आंकड़े हमने देखा है कि 2014 में 70 रुपये, 72 रुपये, 71 रुपये पेट्रोल था और उस समय एक बैरल जो क्रूड ऑयल था 105, 106 था। इसी तरह डीजल के दाम थे। आज 66-65 में है क्रूड ऑयल और डीजल पेट्रोल के दाम रिवाइज नहीं हुए लंबे समय से। मुनाफा तेल कंपनियां बड़े पैमाने पर भयानक तरीके से मुनाफा कमा रही हैं और ख़ास तौर पर 45% जो शेयर हो गया है रूस से जो तेल आयात किया जा रहा है उसमें 45% शेयर नायरा और रिलायंस का है। ये दोनों माल काटे पड़ी हैं और आम जनता की कोई सूद नहीं रह रहा। और सारे लोग दावा करते हैं कि हम तो भाई आप ही के लिए काम कर रहे हैं। आलोक जी, अनम्यूट करिए आलोक जी। आपने, धन्यवाद दुर्गेश जी, आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है। जन सरोकार की पत्रकारिता होनी चाहिए और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। और सबसे बड़ी बात तो पहला शब्द ही मैं इसके पहला वाक्य ही मैं आपकी डिबेट में बोलना चाहता हूँ कि सरकार झूठ बोलती है जी। सरकार का एक बाल खत्म हो गया। क्यों? देखिए, जब पेट्रोल और डीजल को डीलिंक कर दिया गया, यानी सरकार उनकी कीमतों पर नियंत्रण नहीं करेगी, उसको बाजार के हवाले कर दिया गया है, तो आखिर कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है कि ये पेट्रोल कंपनियां सरकार का मुंह देखती रहती हैं? अगर बाजार के हिसाब से अगर ऊपर नीचे होता है तो आपको भी पेट्रोल के दाम ऊपर नीचे करने चाहिए, क्यों नहीं करती हैं? सवाल है, अगर आप ये नहीं करती हैं तो इसका मतलब कि भारत सरकार झूठ बोलती है। भारत सरकार ने जो कहा कि हमने तो उसको हवाले कर दिया है, बाजार के हवाले कर दिया है, तो इसका मतलब कि बाजार के हवाले नहीं है जी। ये लगभग वैसा ही बाजार के हवाले है जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में खुली छूट दे दी गई थी। आपका एक अटैची बोलता है कि छूट नहीं दी गई है और 2 महीने के बाद में हमारे जी 2 महीने के बाद हमारे सेना के अधिकारी जागते हैं और कहते हैं कि छूट थी। जी। इतना भी साहस नहीं है कि जब अटैची ने कहा था तो तुरंत ही, नेवल अटैची ने जब कहा था तो तुरंत ही कहना चाहिए कि नहीं, हाँ पूरी छूट थी। अब सवाल है कि नेताओं को, चलिए नेताओं को छोड़ दीजिए, उस ऑपरेशन सिंदूर पर नहीं जाते हैं, लेकिन ये भारत सरकार के रवैये का ये द्योतक है। दूसरा, पहला ये, जब आपने डीलिंग कर दिया, सरकार के हाथ में नहीं है, बाजार के हवाले कर दिया, तो वो सरकार का मुंह देख करके क्यों प्राइस नहीं घटाती बढ़ाती है? पहला, लंबे लंबे समय तक 2-2, 3-3 साल हो जाता है, रेट में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, क्यों? जब आपका तेल जब $70 और $65 पर बैरल पर जब आपने खरीदा तो भी आपने जनता को फायदा नहीं दिया। और छोड़िए, आप तो इसकी बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि अप्रैल में क्या हुआ था, अप्रैल 2025 में कितना तेल का दाम नीचे गिर गया था जी। और सरकार ने क्या किया? सरकार ने बिल्कुल चोर दरवाजे से आई और 2 रुपए पेट्रोल डीजल पर ड्यूटी बढ़ा दी। क्यों बढ़ा दी भाई? अगर वो 2 रुपए पेट्रोल डीजल पर अगर प्रति लीटर में अगर लोगों को फायदा मिल जाता तो आप ये अंदाज करिए, किसान से लेकर एमएसएई, छोटे और मझोले जो उद्योग हैं,
क्या उनको फायदा नहीं होता? क्या हमारे बड़े उद्योगपतियों को, किसी को भी क्या फायदा नहीं होता अगर 2 रुपए प्रति लीटर डीजल की होती? और मैं तो कहता हूँ, क्या हम आपको फायदा नहीं होता? हम आप नौकरी करते हैं, हम आपके बच्चे अपने करते हैं, उनका 2 रुपए प्रति लीटर में होता, और यहाँ पर जो 50-100 किलोमीटर रोज चलाते हैं तो उनका कम से कम 500-1000 रुपए तो बचता जी। तेल में। अगर वो बचता तो आपकी महंगाई भी कम हो जाती, सब कुछ कम हो जाता। एक आपका विकास के लिए आप दौड़ते, लेकिन आपने नहीं किया। अच्छा, अब दूसरा तर्क, हम सब रूस से तेल ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? देश को जरूरत है। अच्छी बात है, किसने मना किया? लीजिए, बखूबी लीजिए, बाइडेन और साहब ने भी कह ऐसा दिया। ऐसा आलोक जी बाइडेन प्रदर्शित किया नहीं, जाता है कि रूस से तेल लेना कोई राष्ट्रवाद का प्रतीक है। ऐसा 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 बताया जाता है इस देश में। नहीं, हाँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। बाइडेन जी। साहब ने भी कह दिया कि ठीक है, अगर आप अपनी जरूरत के हिसाब से लेते हैं तो लीजिए। अगर आपने जरूरत के हिसाब से लिया, उसका फायदा किसको मिला? आपने जो रूस से जो तेल मंगाया, प्रोसेस किसने किया? देश की, दुनिया की सबसे बड़ी जो रिफाइनरी है जामनगर में, उससे प्रोसेस किया गया। कहाँ भेजा गया? पूरे यूरोपियन यूनियन को भेजा गया। फायदा क्या हुआ? अब यहाँ देखिए, भारत सरकार नहीं रही। अब एक शब्द बोलना चाहिए, व्यापारी हो गई, कारोबारी हो गई। अब इन्होंने विंडफॉल टैक्स लगा दिया। विंडफॉल टैक्स लगा दिया, मतलब रिलायंस जितनी जो कमाई कर रहा है, उसमें जो एक एक्स्ट्रा जो बम्पर, इसको सरल शब्दों में कहें कि जो बम्पर प्रॉफिट हो रहा था, बम्पर प्रॉफिट में से सरकार ने भी विंडफॉल टैक्स लगाया। नाम विंडफॉल टैक्स है, और उसके लाभ में से अपने 2-3 लोटा अपने पास भी रख लिए, अपनी अंटी में लगा लिए। क्यों भाई? आपको फायदा देने में क्या दिक्कत थी जनता को? तो आपको देना चाहिए था। अच्छा, हुआ क्या? अब आप देखिए, 14 जुलाई को हमारे ट्रम्प साहब हैं। अब ट्रम्प साहब को बड़बोला बोले या कुछ भी बोले, मैं उस बहस पर जाता ही नहीं। ट्रम्प साहब ने कहा कि आपको पेनल्टी लगेगी, लगी। और उसके हुआ क्या? उन्होंने चेतावनी दी थी, रूस को चेतावनी दी थी, 50 दिन का अल्टीमेटम, आप युद्ध बंद कर दो, नहीं तो हम सैंक्शन लगाएंगे। कितना लगा देंगे? 100% लगा देंगे, 500% तक लगा देंगे। उनके जूनियर्स ने क्लैरिफाई किया, 500% तक हो सकता है। बिल्कुल ठीक। उसके बाद हुआ क्या? 4 दिन के बाद में यूरोपियन यूनियन, 18 जुलाई, 14 जुलाई को ट्रंप साहब का बयान आता है, 18 जुलाई को यूरोपियन यूनियन प्रतिबंध लगा देती है। किस पर लगा देती है? भारत की नायरा एनर्जी पे। नायरा एनर्जी पे क्यों लगाती है? क्योंकि उसमें 49% रूस की रोजेनेफ्ट कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा, उसकी इक्विटी ले रखी है, इसलिए उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो अब सवाल यह है कि अच्छा, एक चीज यही नहीं है प्रतिबंध, दूसरा एक और है। एक बहुत बड़ी, एक तेलारा करके शिपिंग कॉर्पोरेशन है, बहुत बड़ा, जो टैंकर वाली है, जो स्पेशली जो जी। सामानों को ले, मतलब बड़े बड़े टैंकर को ले जाती है। ये सब बहुत बड़ी कंपनी है, वो वर्ल्ड की, मतलब टॉप 5 कंपनीज में है। उसने यहां से तेल लेना मना कर दिया। अब आप क्या करेंगे? दूसरा, अच्छा, आपने नयारा ने मंगाया तेल, नयारा की तो हिस्सेदारी बहुत ही कम है। सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसकी है? उसके बारे में कोई बोल रहा है? मुंह भी नहीं खोल रहा। क्यों नहीं भाई मुंह खोल रहे हैं? कमाया किसने सबसे ज्यादा? एक रिलायंस वाली कंपनी ने सबसे ज्यादा कमाया। बात, अब सवाल यह है कि आपको क्या चाशनी पिलाई जा रही है? आपको चाशनी पिलाई जा रही है साहब, हम तो रूस से तेल खरीदते रहेंगे। अरे भाई, किसने मना किया है? क्या किसी ने भी मना किया है? भाई, यूरोपियन यूनियन ने भी तो प्रतिबंध लगा दिया है कि अब आप उसको 67 डॉलर पर उसने कैप लगा दिया है कि आप इससे ऊंची कीमत पर वो नहीं, रशिया बेच नहीं सकता, आप खरीद नहीं सकते उस पर। मना किसने किया? लेकिन देश को क्या मिला? देश को तो कुछ नहीं मिला। तो सवाल है कि अगर देश को नहीं मिल रहा है तो आप ये कौन सी नीति बना रहे हैं? और ये चोरी छिपे जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का खेल है, ये हमारे स्वर्गीय अरुण जेटली साहब ने शुरू किया था। कि जैसे ही रेट गिरे थे, धड़ से उन्होंने सबसे पहले 8 रुपए की, मतलब वो, मतलब कालांतर में 8 रुपए की उन्होंने ड्यूटी बढ़ा दी थी। सरकार तो बम्पर कमाई करी है। आपके आंकड़े बहुत ही अच्छे हैं, आपने बिल्कुल सटीक आंकड़े दिए हैं, उन आंकड़े को दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन मैं एक चीज और दोहराना चाहूंगा कि जब 20 में, जब 19-20 में जब हुआ था, सरकार को कमाई 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा हुई थी, जी। ड्यूटी बढ़ाकर। ये छोटी कमाई नहीं होती है। सवाल है, इस कमाई का आप कर क्या रहे? राशन बांटने के लिए आपने ये किया है क्या? आप जनता को लाभ क्यों नहीं दे रहे? अगर जनता को लाभ नहीं दे रहे हैं, फायदा क्या? तेल कंपनियां मुनाफा कमाती हैं। अच्छा, मीडिया की भी एक अलग चाल है। तेल कंपनियों को नुकसान हो रहा है, तेल कंपनियों को नुकसान हो रहा है, 1 साल का, 1 क्वार्टर का लेते हुए आप गाल बजाने लगती है मीडिया। लेकिन वो नहीं बताती है कि पिछले 3 साल में क्या हुआ। और ये क्यों नहीं बताती है कि वो लाभ क्यों नहीं दिया? जब विश्व बाजार में जब क्रूड के दाम गिरे या जब ब्रेंट के दाम गिरे, तो उन्होंने लाभ क्यों नहीं जनता दो तक रुपए पहुंचाया? एक्साइज तो बढ़ाने ये, पर आलोक जी 32,000 करोड़ का लाभ कमाया, 2 रुपए बढ़ा हाँ, के।
सबने कमाया। अब कोई नहीं बोल रहा, अब मीडिया नहीं बोल रहा है कि 1300 करोड़ का उसने इंडियन ऑयल ने लाभ कमाया, एचपी ने कमाया 1300 करोड़, इसकी बात नहीं करेगा। और जैसे ही जरा सा भी अगर 4-5 रुपए डॉलर पर बैरल बढ़ गया, तुरंत मीडिया रोना राग चालू कर देगा। कुछ मीडिया, आपकी नहीं बात कर रहा हूँ, कुछ मीडिया तुरंत रोना गाना कर देगा, उसकी जी। चिंता करेगा। अरे उसको इंडियन ऑयल को इतना नुकसान हो रहा है, फला को इतना नुकसान हो रहा है। अरे भाई, आपको नुकसान से क्या तो मतलब? कुल जब फायदा मिलाकर हुआ तो आपने पहुंचाया नहीं। अब दूसरी बात, आपका रुपए गिर रहा है, ये भी समझिए। एक्सपोर्ट का जब तेल का जब काम होता है, तेल की धार बड़ी वैसी होती है, मतलब इसको समझना बड़ा, इन्होंने तेल आलोक जी, की मुझे एक प्राइसिंग ब्रेक बड़ी पर जाना है, कठिन मैं कर ब्रेक से रखी है। लौटूंगा तो आपकी बात पूरी होगी। एक ब्रेक पर जाना बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाई ये मीडिया भी विलाप क्यों करने लगता है? ऐसा लगता है कि उसकी जेब से पैसा जा रहा है। तो इस देश में मीडिया किसके लिए काम करता है? कम से कम इस रवैये के बाद तो हमारे आपके लिए काम नहीं करता मीडिया। हम खुद मीडिया में संस्थान में हैं, ये खुद मीडिया संस्थान है जहाँ से हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम जिम्मेदार मीडिया संस्थान हैं। और अगर मीडिया लोगों के लिए न बात करे, लोगों के फायदे के न बात करे, तो ऐसे मीडिया पर लानत है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो जनता का तेल निकाल रहा तेल आज चर्चा का ये विषय है। और विषय ये है कि जो क्रूड ऑयल है वो 65-66 रुपये डॉलर प्रति बैरल हमें मिल रहा है, जो तकरीबन 50% कम है अगर 2022 की तुलना करें। एक आंकड़ा मुझे अभी नज़र आया कि 2022 के 7 मार्च को तेल की कीमतें सर्वाधिक ऊंची हुई थे, $139 प्रति बैरल गया था, और आज $66 प्रति बैरल है। तो उससे अगर तुलना करें तो लगभग 50%, 7 मार्च 2022 से अब की तुलना करें तो लगभग 50% जो क्रूड ऑयल की कीमतें गिरी हैं, और ये 40% से भी ज़्यादा हैं। और ये लगातार तब से 3 साल का लगभग जो वक्त है, उससे ये लगभग ऐसे ही चल रहा है। तो इसी के आसपास हैं। यदि 2024 के शिखर से देखें तो 4 अप्रैल 2024 को 90 रुपये प्रति डॉलर मतलब प्रति बैरल था, मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो $90 प्रति बैरल था, और आज 66 है। तब भी 27-28% की गिरावट है। तो कुल मिलाकर लगातार तेल की कीमतें गिरी हैं, लेकिन आम आदमी की जेब में ये पैसा नहीं गया है। और अगर अभी हमारे सहयोगी ने जो आंकड़ा दिखाया उसको अगर देखें तो ऐसा लग रहा है कि आपकी जेब में कुछ जा ही नहीं रहा। ये जो सिस्टम है वो आपके लिए है नहीं, ये किसी और लोगों के लिए कोई और लोग बना रहे हैं। केवल ये झूठे वादे, फर्जी बातें होती हैं कि हम जनता के सेवक हैं, हम जनता के लिए काम। जनता के लिए कौन काम कर रहा है? ये साफ साफ तौर पर ये दिखता है। जागना हो तो जाग जाइए, अपना हक मांगिए। इस दौरान पूर्व सांसद फुरकान अंसारी साहब कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, और जाने माने इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर श्री राम खन्ना भी हमें इस कार्यक्रम को ज्वाइन कर चुके हैं। 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हरिकेश बहादुर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। स्वागत है हरिकेश जी। सभी मेहमानों का एक बार पुनः स्वागत है। ब्रेक से पहले आलोक जी की बात थोड़ी सी रह गई थी, जल्दी से आलोक जी पूरा करेंगे, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आलोक जी। ठीक है, हम अगले राउंड में आएंगे, पहले बाकी पैनलिस्ट आपने अच्छे जुटाए, उनकी बात ठीक है। तो सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो प्रोफेसर खन्ना को इस चर्चा में हम शामिल करते हैं। प्रोफेसर खन्ना, अभी एक आंकड़ा हम लगातार देख रहे हैं कि जो कच्चे तेल की कीमतें लगातार गिरी हैं। अभी 2022 के जो मार्च के महीने से हमने तुलना की तो लगभग 50% गिरा है। 2024 के अप्रैल महीने से तुलना की तो 28 से 30% गिरा है क्रूड ऑयल, लेकिन रेट वही हैं। और जो प्राइवेट रिफाइनरियां हैं, कंपनियां हैं, धुआंधार तरीके से उनकी जेब में पैसा जा रहा है।
धुआंधार है, हमारे आपकी जेब में कुछ नहीं जा रहा। बीच में एकदम न्यूनतम स्तर पे आ गई थी कीमतें, तब भी 2 रुपये एक्साइज बढ़ा के हमें उसका लाभ नहीं मिला, सरकार की जेब में चला गया। तो कुल मिलाकर इसके पीछे जब हम कहते हैं ना कि ये लोक कल्याणकारी सरकार है, लोक कल्याणकारी व्यवस्था है, तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि ये लोक कल्याणकारी काम हो रहा है? जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं केवल ये कहूंगा कि जनता के मुद्दे, जनता की जरूरत और जनता की आवाज को तेल मंत्रालय तक पहुंचाना संसद के माध्यम से सांसदों का काम है। जो चुने हुए सांसद हैं, सत्ता पक्ष के हो या विरोध पक्ष के, उनको इन बातों पर पेट्रोलियम मंत्री का ध्यान बटाना चाहिए। और अगर वो नहीं उठाते हैं तो मंत्री जी तो कहेंगे भाई हम तो सही कर रहे हैं, और ऑयल कंपनियां जो कर रही हैं उनकी निगरानी में जो वो चाहती हैं वो करती हैं। जब तक मंत्री जी नहीं कहेंगे कि ऐसा करो, ऑयल कंपनियां अपना पैसा बनाती रहेंगी, ये हमें मानना चाहिए। इसलिए जो कमी है वो हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है, हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों की है। जो विरोध पक्ष के, सत्ता पक्ष के एमपी चुन के गए हैं, क्या उनको अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर्स के बारे में चिंता नहीं है कि इनको महंगा तेल मिल रहा है, इन पे एक्साइज ड्यूटी का दाम है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, स्टेट की एक्साइज ड्यूटी है, क्या उसको जीएसटी में नहीं लाना चाहिए? ये सारी बातें सांसदों के ऊपर हैं। और ठीक है, मीडिया भी देखता है कि भाई विज्ञापन तो हमें सरकार से लेना है, तो हम जनता की काहे बात करें? कहने के लिए बात करते हैं कि हम जनता के लिए कर रहे हैं, परंतु असली बात यह है कि मीडिया भी वही बात करता है जो उसके फायदे में होती है, और उसके फायदे में विज्ञापन है। सच बोल के उसका फायदा क्या होगा? सरकार के मंत्री नाराज होंगे, ऑयल कंपनियां नाराज होंगी, विज्ञापन कम हो जाएंगे। तो वो भी जो मीडिया की जो चाल है वो पिछले कुछ सालों में वो ढीली हो गई है। वो अपने पक्ष में अपने फायदे के लिए सोचते हैं, ना कि जनता के लिए। वो भी जनता के कहाँ प्रतिनिधि हैं? जो व्यापारी मीडिया हाउसेस को चला रहे हैं वो पैसा कमाने के लिए चला रहे हैं या इन्फ्लुएंस के लिए चला रहे हैं, वो सच्चाई बयान करने के लिए थोड़ी ना चला रहे हैं। इसलिए ये दोष मैं केवल उन पे मढ़ूंगा जो हमारे जनता के प्रतिनिधि संसद में बैठकर सत्ता या विरोध पक्ष में तेल मंत्रालय को काबू से बाहर जाने दे रहे हैं, जिसके कारण ऑयल कंपनियां मनमानी करके हमसे ज्यादा पैसा वसूल रही हैं। तो ये हमारी लोकतंत्र की कमी है। मैं किसी और को इसका दोष नहीं दूंगा। मैं तो हरदीप पुरी जी को भी नहीं दूंगा जो तेल मंत्री हैं, क्योंकि जब तक उनके ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा वो काय को करेंगे? वो तो प्रधानमंत्री की सुन रहे हैं कि भाई इसको चलाओ, अच्छी तरह चलाओ। वो तो कह रहे हैं हम तो चला रहे हैं साहब, जितना पैसा निकाल सकते हैं निकाल रहे हैं। ये तो सांसदों का काम है कहना कि भाई प्रधानमंत्री जी, तेल मंत्री जी, आप जनता में की जेब में से कितना पैसा निकालोगे? ठीक बात है, ठीक बात। तेल का दाम आधा हो गया है तो आप भी कम करिए। ऐसी आवाज हमने तो सुनी नहीं है, नहीं कहीं नहीं सुनी, कोई नहीं सुना रहा। पक्ष विपक्ष कोई ऐसी आवाज नहीं लगा रहा, लगता है पक्ष विपक्ष कोई ऐसी आवाज नहीं लगा रहा। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। उपाध्याय जी, आप पुराने जनप्रतिनिधि हैं, जनता की आवाज़ कहीं ना कहीं कानों में गूंजती होगी, दिल में महसूस करते होंगे। कुल मिलाकर सच बात तो ये है कि ये जो जनप्रतिनिधि हैं ये पार्टियों के जनप्रतिनिधि हैं, जनता के जनप्रतिनिधि हैं ही नहीं है। जनप्रतिनिधि नहीं है, पार्टी प्रतिनिधि हैं। इनकी हिम्मत नहीं है कि आवाज़ उठा लें पार्टी लाइन से अलग हटके। दिक्कत ये है, आम आदमी, भाई अभी आंकड़े सब पब्लिक डोमेन में हैं। अगर तेल यही भारतीय जनता पार्टी, आपकी पार्टी सीना ठोक ठोक कर, सीना पीट पीट कर, छाती पीट पीट कर चिल्लाती थी 14 में कि बहुत महंगा तेल है, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आंकड़े साफ हैं। $105 प्रति बैरल खरीद कर 71 रुपये में पेट्रोल था। आज 66 रुपये डॉलर खरीद के, आप $66 प्रति बैरल खरीद के 94 में बेच रहे हैं। जनता की जेब में तो जा नहीं रहा। और फिर जब कोई सवाल उठाएगा तो कहेंगे तो राष्ट्र निर्माण हो राष्ट्र से। चंद्रिका प्रसाद जी, आपको मेरा नमस्कार चौहान साहब, बाकी जितने भी सहभागी सबको मेरा सादर नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए। आपने जो प्रश्न रखा है निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा इसमें यह कहना है कि
तेल के दाम परिस्थितियों बस घटते बढ़ते रहते हैं। कई बार जो मिडिल ईस्ट में ज़्यादा उत्पादन होता है का, उनकी जो कुछ इशूज होते हैं उनको लेकर के भी तेल के दाम बढ़ाते घटाते हैं। अभी जो यूक्रेन रूस का युद्ध, उसके नाते रूस ने काफ़ी कम पैसों पर तेल बेचा और भारत ने अपनी मांग का लगभग 30% रूप से तेल खरीदना शुरू किया और लगातार कई साल से तेल खरीद रहे हैं। इस संबंध में मुझे ये कहना है कि सरकार जब तेल के दाम प्रति बैरल घटे हैं तो उपभोक्ता को उसका लाभ क्यों नहीं मिला, तेल के दाम क्यों नहीं घटाए गए। मेरा कहना यह है कि आप गत कई वर्षों से देख रहे होंगे कि जो थोक मूल्य है उसमें काफ़ी परिवर्तन आया है, लेकिन खुदरा मूल्यों में कोई बहुत अंतर नहीं आया। चाहे डीजल का दाम हो चाहे पेट्रोल का दाम हो, लगभग उसी दाम पर है। उसका कारण यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये निश्चय किया गया कि अगर जो तेल उत्पादक देश है जहाँ से हम तेल खरीदते हैं, उनका यदि तेल का दाम बढ़ता है तो भी कंपनियां अपना दाम नहीं बढ़ाएंगी और घटता है तो भी नहीं बढ़ाएंगी। तो इससे जनता के जो उपभोक्ता है, जनता से जो तेल खरीदने वाले लोग हैं विभिन्न अपने वाहनों के लिए, तो उनको कोई बहुत ज़्यादा अंतर ना पड़े, उनको एक रेट पर ही तेल मिलता रहे, तो इस फ्लक्चुएशन से वो प्रभावित ना हो, इसलिए लगातार कंपनियां अपने तेल का मूल्य लगभग अस्थायी रखे हुई हों। निश्चित है कि कभी उनको इस वजह से फायदा हो रहा है, कभी बहुत घाटा भी होता था। जैसे आप बता रहे थे $1 से $5 प्रति बैरल तेल का दाम था, उस समय कंपनियों को बड़ा घाटा हो रहा था। अब इस समय घाटा नहीं हो रहा, मुनाफा हो रहा है। तो कंपनियां अपना घाटा और मुनाफा दोनों को समान भाव से देखते हुए हमारे जो उपभोक्ता हैं उनको लगभग एक ही रेट पर तेल दे रहे हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि गत कई वर्षों से तेल के दामों में कोई बहुत अंतर नहीं है। जी चंद्रिका प्रसाद जी, आप तो बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, मंत्री रहे हैं सरकार में, जनप्रतिनिधि हैं, ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं आप। मुझे आप कोई एक ईयर बता दीजिए जब बहुत ज़्यादा कभी घाटे में कंपनियां हाल में रही हो। 14 के बाद ही देख लो आप, पहले तो छोड़ दो, पहले कितनी घाटा है। 14 से आपकी सरकार है लगातार, मुझे नहीं लगता है कि तेल कंपनियां बहुत कभी घाटे में रही हों। चंद्रिका जी। नहीं, जब कभी तेल के दाम बढ़ जाते हैं तो निश्चित घाटे पे आती हैं। उसका आंकड़ा तो आप भी बढ़िया दिखाएं हैं, अभी वो भी आंकड़ा आपके पास ही होगा कब घटा ज़्यादा। लेकिन निश्चित रूप से कई बार बहुत घाटे पे आती हैं और घाटा कई बार बहुत होता है। लेकिन तेल कंपनियों ने इधर सरकार का अंकुश कहिए या नीतिगत कहिए, इधर खुदरा मूल्यों में कोई बहुत अंतर नहीं आया गत कई वर्षों से, आप खुद देख रहे हैं। तो उसका कारण यही है कि सरकार कंपनियां अपने तेल का दाम लगभग स्थिर रखे हुए हैं और जब थोक तेल का दाम कम हो घाटा जाता तो है बध्या जी तो सरकार जब एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती है तो कंपनियों को नुकसान होने लगता है उसमें। ये तो सीधे सरकार पर डिपेंड है। फुरकान अंसारी पूर्व सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हैं। फुरकान जी, बहुत सारे मुद्दे आपकी पार्टी उठाती है, लेकिन मुझे लगता है डीजल पेट्रोल आम आदमी, किसान, उपभोक्ता, छोटा व्यापारी, इससे बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। पेट्रोल महंगा लेता रहे आदमी, डीजल लेता रहे, CNG PNG लेता रहे, गांव का किसान महंगा डीजल ले और फिर उसे उम्मीद करते हैं कि वो सस्ती फसल हमें उगा कर दे। कैसे संभव है? फुरकान साहब, आप लोग भी कभी मजबूती के साथ में दुनिया भर के मुद्दे आपके नेता राहुल गांधी उठाते हैं, लेकिन डीजल पेट्रोल पर भी अगर कभी आंदोलन करते वो तो मुझे लगता अच्छा लगता। ये शायद आपको याद नहीं होगा कि जब भी डीजल का दाम बढ़ा है, जब भी पेट्रोल का दाम बढ़ा है, जब भी गैस का दाम बढ़ा है, कांग्रेस ने, विपक्ष ने बराबर इस बात को उठाया है, बराबर उठाया है। लेकिन रूलिंग पार्टी से ऐसी उम्मीद मत करिए, वहां के सांसद इसको नहीं उठाएंगे, क्योंकि मोदी के इशारे पर जो है एक वर्ड नहीं निकाल सकते ये लोग। लेकिन विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने खास करके बार बार उठाया है। आप यूपीए सरकार की तरफ जाइए, आप यूपी की सरकार थी, मुझे याद है एक बार जो है जब तेल का दाम बहुत बढ़ गया, प्रति डॉलर वहां बढ़ गया, तो विपक्ष के जो सांसद है वो साइकिल से आना शुरू कर दिया लोकसभा में। ये नाटक हमने देखा है अपने जमाने में। आज क्या है, दाम बढ़ रहा है, बढ़ा, घटा, बढ़ा, एक दो बार थोड़ा सा घटा, बढ़ा, लेकिन घटता ही चला गया। लेकिन कभी भी दाम घटाने का काम इस सरकार ने नहीं किया। ये रूस से तेल ले ले, या अरबियन कंट्री से तेल ले ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
कहीं से भी तेल ले ले, लेकिन जनता की जो चिंता है, जो वादा किया था इसने, इस वादे को कभी इसने पूरा नहीं किया आज तक, और इनसे उम्मीद भी मत करिए आप। हम लोग ने बार बार आप कोशिश कहा था इनको कि आप जीएसटी में लगाइए, लाइए इसको, हिम्मत नहीं है सरकार को लाने का, क्योंकि इनके हवाई जहाज की जो यात्रा है वो कैसे होगा अगर तेल का पैसा हमारे पॉकेट से नहीं निकालेगा तो। गाड़ी की कमाई, किसान के पैसे पॉकेट से पैसा निकालते हैं, गरीब जो मध्यम क्लास के जो लोग हैं उनके पॉकेट से निकालते हैं। बड़े लोगों को फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आम जनता को, किसान को बहुत फर्क पड़ता है। बहुत चिंता में लोग हैं कि तेल का दाम, गैस का दाम क्यों नहीं कम कर रहा है सरकार। प्रति बैरल दाम वहां घट रहा है, आप यहां नहीं, घटाने का नाम नहीं लेते हैं। बढ़ता है तो पत्रकार तुरंत उठाना शुरू कर देता है। अरे पत्रकार आप हैं, मैं आपकी बात में नहीं करता, मैं जनरल पत्रकार को मैं कह रहा हूं कि जनता की आवाज उठाने की जिम्मेवारी आपको भी है, आपको भी उठाना चाहिए। और पत्रकार जब तक नहीं उठाएगा इस बात को, सही बात को, तब तक सरकार कभी भी। अरे फुरकान साहब, सारी जिम्मेदारी पत्रकारों पर डाल देंगे तो फिर देश आप लोग क्यों चलाएंगे? फिर पत्रकार ही चला लेंगे ना देश, फिर आप लोगों की जरूरत क्या है? आपकी जो पार्टी है, सुनिए महाराज, आपकी पार्टी, आप बहुत जिम्मेदार, बड़े वरिष्ठ सांसद रहे हैं, आप बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं। 3 सत्र निकल गए संसद के, राहुल गांधी, पूरा इंडिया गठबंधन, किसी ने ये कहा कि भाई डीजल पेट्रोल में जो घपला हो रहा है, आम आदमी को हम राहत दे दें। अब संसद आज इस मुद्दे पर नहीं चलेगी कि पेट्रोल के दाम कम करो, नहीं, ये रुपया किसकी जेब में जा रहा है, कौन डकार रहा है? भाई सीधे सीधे इतने दिनों से कम कीमत पर आप तेल खरीद रहे हैं, और जो रूस के तेल का खेल है वो तो भारत में कोई उसका उपयोग ही नहीं हो रहा, वो तो यहाँ आ रहा है और वहाँ चला जा रहा है, यूरोपियन यूनियन और तमाम जगह। तो हमको तो हम रूस का तेल ऐसा प्रतीक है, राष्ट्रवाद का प्रतीक बनता जा रहा है कि भाई हम रूस से तेल खरीद रहे हैं, लग रहा है कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा हमारा, और लाभ उसका जनता को मिल नहीं रहा। फुरकान साहब, तो आप लोग कम से कम संसद में बोलो ना इसको लेकर, क्यों नहीं बोलते हो आप लोग? आपकी पार्टी, कहो अपने नेता से। लोकसभा में एक बार नहीं, कई बार इस बात को उठाया गया, और खासकर कांग्रेस के लोगों ने काफी उठाया, राहुल जी ने उठाया, खड़गे जी ने उठाया इस बात को, हमारे जो ऑपोजिशन लीडर है उन्होंने भी उठाया, लोकसभा में, राज्यसभा में भी उठाया। एक बार की बात ये नहीं है ये, लेकिन इनको कम नहीं करना है, इनको और बढ़ाते रहना है। गैस का दाम बढ़ाते रहो, डीजल का दाम बढ़ाते रहो, पेट्रोल का दाम बढ़ाते रहो। आम जनता की फिक्र इनको नहीं है, गरीब के ऊपर फिक्र नहीं है, किसान की चिंता इसको नहीं है। ठीक बात। ये रूस से तेल लावे या कहीं से लावे, उससे क्या फर्क पड़ता है? इस देश की जनता को क्या फर्क पड़ेगा? ले आइए कहीं, आप तो कारोबारी हैं। हमको याद है चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री थे इस देश में, मुझे याद है उन्होंने कहा था, किसान का बेटा जब तक देश का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, देश मजबूत नहीं हो सकता है। कभी भी देश के किसानों की चिंता उसको नहीं हो सकती है, कभी भी आम जनता की चिंता उसको नहीं हो सकती है। अभी किसान का बच्चा, किसान का कोई बेटा प्रधानमंत्री नहीं है। व्यापारी जब बैठेगा तो व्यापारी का ही काम करेगा, व्यापारियों को ही लाभ दिलवाएगा, बड़े बड़े कंपनियों को, बड़े बड़े कंपनी जो खोल रखा है उनको लाभ दिलाएगा। जनता की फिक्र उसको नहीं है, किसान की फिक्र उसको नहीं है, ये हम कहना चाहते हैं आपको। ठीक है, हरकेश बहादुर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं, और हरकेश जी, जो तेल का खेल है उसमें आम जनता का तेल निकल रहा है, आम आदमी को जो मिलना चाहिए तो नहीं मिल रहा है, और दुर्भाग्य है कि संसद में भी इस तरीके के मुद्दे बहुत प्रमुखता से नहीं उठते। महंगाई एक कलेक्टिव शब्द के रूप में इस्तेमाल हो जाता है कि महंगाई बहुत बढ़ गई, महंगाई। कभी भी क्या विपक्ष ये नहीं कर सकता कि भाई अब पेट्रोल पे चर्चा होगी तभी संसद चलेगी? 5 दिन इस पर क्यों नहीं गतिरोध रहता कि भाई पेट्रोल के दाम क्यों नहीं गिर रहे हैं? वो कह रहे हैं फुरकान अंसारी कि बीजेपी जब विपक्ष में थी तो उसके सांसद साइकिल से आ जाते थे, कांग्रेस के सांसद खड़खड़े से आ जाएं, किसने रोका उनको? सवाल ये नहीं है, देखिए गुरजन जी, ये मामला बहुत गंभीर है और अपोजिशन ने इसको कई बार बहुत उठाया भी है, लेकिन सरकार
की स्थिति ये है कि एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। जो भी जनता के इशू उठाए जाते हैं, ये सरकार पहले इग्नोर करती है, कुछ नहीं बोलती है, जिसमें फंसी होती है। आप अक्सर देखेंगे कुछ बोलते ही नहीं, सब चुप रहते हैं, कुछ दिन तक अपोजिशन उठाता रहता है, बाद में वो मामला शांत हो जाता है। इस मामले में भी यही हुआ। सन 2014 में आपको मालूम होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड पेट्रोलियम का दाम बहुत बढ़ गया था। एक स्टेज ऐसी भी आई थी उससे पहले, जब कांग्रेस की हुकूमत थी, कि $140 पर बैरल हो गया था जी। लेकिन फिर भी उस समय की सरकार ने दाम को नियंत्रित करके रखा और ज़्यादा उसको बढ़ने नहीं दिया। लास्ट स्टेज में 2014 के आसपास जब ये दाम बढ़े थे, 60 और 70 के आसपास कहीं दाम था, उस समय बीजेपी ने कितना शोर मचाया था। तो लोगों की उम्मीद जगी कि ये लोग सरकार में आएंगे तो दाम जरूर घटेगा जी। लेकिन हुआ क्या? आज मैं आपको बताऊं, मैं जयराम रमेश का एक रिजॉइंडर पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने दिया था कि पिछले 10 से 11 सालों में सरकार ने करीब 31 लाख करोड़ रुपया वसूल किया है इस जनता से जी। और स्पेशली इसका सबसे बड़ा सफरर है मिडिल क्लास। दाम किसी हालत में नहीं घटा। एक स्टेट तो ऐसी आई थी कि कुछ स्टेट्स में पेट्रोल के दाम 117 रुपए पर लीटर तक हो गए थे जी। 116, 110, 104। हमारे अपने उत्तर प्रदेश में उसकी कीमत 95 और 100 के बीच में रही। आज भी आप देख ही रहे हैं कि 94 वगैरह के आसपास कहीं है ये कीमत। डीजल का भी दाम इसी प्रकार से है। तो कहने का मतलब यह सरकार ने जब अभी किसी ने बोला था कि लोक कल्याणकारी, कहीं से लोक कल्याणकारी सरकार नहीं है। आपने देखा होगा अभी 3-4 दिन पहले इन लोगों के मसीहा मोहन भागवत जी ने जो कहा है कि सर इस समय देश की स्थिति इतनी खराब है कि स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए नहीं मिल रही। अगर स्वास्थ्य और शिक्षा के भी मामले में उन्हीं के लोग अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनके सबसे सीनियर लीडर, तो लोग कल्याणकारी सरकार कहाँ रह गई? तो लोकद्रोही सरकार हो गई। इतने दिन के अंदर आखिर इन लोगों ने किया क्या? रूस से आपने बताया तेल के लिए सस्ते दाम पर ले रहे हैं, तेल जा कहाँ रहा है? भारत की जनता को उसका फायदा तो मिल नहीं रहा है। विदेश में आप भेज करके पैसा कमा रहे हैं, चारों ओर से पैसे कमा करके कुछ तमाशे करना, कोई ठोस काम भी नहीं हो रहा है। कुछ दिखावे के काम हो रहे हैं, कुछ बिल्डिंग्स बन रही हैं, वो सेंट्रल विस्टा बन रहा है, उसके एक एक सेक्शन का रोज उद्घाटन होगा, उसको प्रधानमंत्री जी जाएंगे, उनका प्रणाम लिखा जाएगा। पार्लियामेंट जल्दी से बन गई, उसकी हालत ये थी कि वो छू रही थी। पिछले साल खबर आ रही थी कि छू रहा है। वो अयोध्या में जो मंदिर बना था वो भी छू रहा था, ये भी छू रहा है। कहीं जो बड़े बड़े ब्रिज बना करके जल्दी जल्दी बनाओ और जल्दी से हम उद्घाटन करें, ये सब जो प्रक्रिया चल रही है इसमें टूट फूट ये सारी चीजें हो रही हैं। किसी भी तरह से कि नाम लिख जाए, खाली एक वाहवाही लूट ली जाए, अधिक से अधिक अपना प्रचार हो जाए, इसी कार्यक्रम में सरकार लगी हुई है। कोई सॉलिड काम, ठोस काम करने का जो तरीका होता है किसी भी सरकार का, ये इसका कोई वो एजेंडा ही नहीं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इनसे आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। इस देश की जनता को ही अल्टीमेटली फैसला लेना पड़ेगा कि सरकार को हमें रखना है कि नहीं रखना है। अभी आप देख रहे हैं बिहार में जो तमाशे हो रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन लोग अगर इसको इग्नोर करेंगे और बार बार इनको मौका देते रहेंगे तो यही करेंगे जो कर रहे हैं। तो क्या मतलब हमें सस्ते तेल के लिए 29 का इंतजार करना होगा? हरकेश जी, मतलब जो करें जनता को करना, तो जनता तो 29 में ही कर पाएगी, तो फिर विपक्ष की क्या जरूरत? जनता 29 नहीं कर पाएगी, लेकिन जनता को बहुत सारा 27 भी आ जाएगा। कहीं अभी जल्दी से बिहार में कुछ होने वाला है, तो बंगाल में होने वाला है, तो जनता कहीं कहीं कुछ कर सकती है, दिखा तो सकती है कि हम इन चीज़ों को समझ रहे हैं। और अगर आप इसको नहीं हमारी बात सुनेंगे तो हम आपको सत्ता के नजदीक नहीं आने देंगे या सत्ता से हटाएंगे। तो जनता को ये तो कहीं कहीं फैसला करना पड़ेगा। अपोजिशन लड़ाई जनता की ही लड़ता है। जनता के हितों को अगर सामने न उठाया जाए तो कोई बात सामने आती ही नहीं। बातें सब उठती हैं, हमने संसद में देखा, विधानसभाओं में देखा, लेकिन जब सरकार बिल्कुल लापरवाह हो जाती है, गैर जिम्मेदार हो जाती है और ढिठाई के साथ काम करने लगती है, वो शर्म हया भी खो देती है, निडर होकर के तमाम स्तर के काम करती है, तब कोई भी उठाता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर जनता को ही आगे आना पड़ेगा। अब ये समय आ रहा है जबकि अपोजिशन और जनता को मिल करके इस सरकार के बारे में तय करना पड़ेगा कि इस सरकार को हमें रखना है या लोकतांत्रिक तरीके से इस सरकार को सत्ता से हटाना है।
ठीक बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात कही चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी। बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप तो हैं ही, लेकिन एक लीडर होने के नाते, एक नेता होने के नाते, एक आम इंसान होने के नाते आपको लगता नहीं कि पेट्रोल डीजल का लाभ आम आदमी को, किसान को, छात्रों को, आम आदमी को मिलना चाहिए, जो लोअर मिडिल क्लास का आदमी है, जो बाइक चलाता है, कुछ पैसे का पेट्रोल डलाता है और अपने छोटे मोटे काम करता है, कहीं कोई किसी कंपनी का कोई डिलीवरी करता है, कोई होम डिलीवरी करता है, तो उसकी जेब में जाना चाहिए पैसा, इकोनॉमी भी इससे सुधरेगी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आम आदमी को जो भी सरकार के प्रायोजित विषय हैं, जैसे तेल का यह कंपनी, हालांकि जैसा कि भी आलोक भदौरिया जी ने कहा था कि कंपनियों को कई वर्ष पूर्व ही मार्केट से रिलेट कर दिया गया था कि वो अपना दाम खुद तय करेंगी। सरकार का इसमें बहुत दखल नहीं है। सरकार इनको कहती नहीं कि आप दाम बढ़ाएंगे घटाएं, लेकिन ये कई वर्षों से, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि जब मार्केट जो विश्व बाजार है तेल का, वहाँ तेल उत्पादक देश दाम बढ़ाते भी हैं, कई बार घटाते भी, जिस समय कम चल रहा है, तो उसमें उस हिसाब से ये कंपनियां जब तेल खरीदती हैं तो चाहें तो वो रेगुलरली उसी के हिसाब से घटाएं बढ़ाएं, अथवा उन्होंने एक दाम अपना फिक्स कर रखा। इधर मैंने आपको पहले भी कहा कि जितना तेल के, चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, गत कई वर्षों से इनका कोई दाम बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है, उसी रेट पर बेच रहे हैं। तो जब उनको घाटा हो रहा था तभी उन्होंने बहुत ज़्यादा तेल के दाम बढ़ाए। अब जब मुनाफा हो रहा है तो स्वाभाविक है नहीं बढ़ा है। तो ये जो बहुत बड़ा कारण है कि दाम को स्थिर रखने का, मुझे लगता है यही कारण है कि वो कंपनियां अपना दाम नहीं घटाती। ठीक बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात कही चंद्रिका जी ने। अब चूंकि बहुत पुराने नेता हैं, कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते, सोच रहे हैं किनारे किनारे बच के निकलो, यही मसला कुल मिला के है, लेकिन वो खुद जानते हैं कि किस तरह लोग पीड़ित हैं। आलोक भदौरिया जी कुछ, हरकेश जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से हरकेश जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही। सरकार ने अगर निर्णय किया कंपनियां तय करें, क्योंकि कंपनियां घाटे में चलती थी, बात सही है जो अभी प्रसाद जी ने कहा, लेकिन आज की सरकार अगर ये देख रही है कि कंपनियों के निर्णय से जनता को लाभ नहीं हो रहा है, तो आज सरकार उस नीति को बदल भी तो सकती है। क्यों नहीं बदल रही है? पिछले 11 साल में बदले, सरकार खुद फैसला ले। सरकार पहले फैसला लिया करती थी, बाद में एक स्टेज पर सरकार ने यह अधिकार कंपनियों को दिया, क्योंकि कंपनियां बार बार बहुत हजारों करोड़ रुपए के घाटे में चलने लगी, तो कंपनियों ने दाम तो बढ़ाए, लेकिन सरकार के पास ही ये अधिकार है कि कंपनियों से कहे कि आप इस काम को मत कीजिए, अब हम करें जो कर रहे हैं उस हिसाब से करिए। तो सरकार अपनी नीति तो कभी भी बदल सकती है। जनहित में तो सरकार कभी भी काम कर सकती है। फुरकान अंसारी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए फुरकान अंसारी जल्दी से, मेरे पास बहुत कम है। मनमोहन सिंह जी के समय में तेल का दाम जब बढ़ गया था तो यूपीए सरकार ने सब्सिडी देकर के दाम को नियंत्रित रखा है, दाम बढ़ने नहीं दिया, 58 रुपया से 60 नहीं होने दिया। ये सरकार जनता के हित में काम नहीं कर रही है, ये जनता का दुश्मन है। जनता के पैसे पर ऐश मौज करते हैं लोग, लूटते हैं, ये चोर हैं, वोट चोर भी हैं, ये भी चोर है। ये ठीक है आलोक जी, अब ये ठीक है, सारी चर्चा हो गई, सारी चीजें हो गई, लेकिन अब ये किया क्या जाए भाई, आम आदमी को कैसे राहत मिले? देखिए, सरकार जब तक जन सरोकारों से बेपरवाह रहेगी तब तक आप कुछ उम्मीद नहीं करें। और दूसरी बात, मैं इस चीज का कायल नहीं हूं कि नेता आएगा तब चीजें बदलेंगी। भाई 90 रुपए का डीजल पेट्रोल 95 रुपए का जनता खरीद रही है, कहीं 100 रुपए का खरीद रही है। क्या जनता को आक्रोश नहीं पैदा हो रहा है? क्या जनता की कटौती नहीं हो रही है? तो कितना असर पड़ रहा है ये आप उससे समझ सकते हैं कि यहाँ पर दूध की चीजों में भी कटौती हो गई है, सब्जियों में भी कटौती हो गई है। तो जब ऐसी हालत में जनता को ही खड़े होना पड़ेगा, और जैसे हमेशा कहते हैं कि भाई सिंहासन खाली करो, ये बात तो कहनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको लोगों का ध्यान रखना होगा। और आपने जो सबसे पहले जो बातचीत जो शुरू की थी, मैं उसको फिर से लौट के लाऊंगा कि भाई ये राष्ट्रवाद की आड़ में पीछे क्यों छोड़ रहे हैं कि भाई रूस से लाना, तेल लाना, आयात करना बहुत बड़ा राष्ट्र का काम है। अरे भाई राष्ट्र का काम है तो भाई ये तो बताओ उसकी राष्ट्र को क्या मिल रहा है, 140 करोड़ को केवल एक आदमी को मिल रहा है और उसकी कंपनी को उसके अलावा क्या मिल रहा है, ये भी तो आप बताएं। बड़ा सवाल यही है, बड़ा सवाल यही है, बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, चंद्रिका जी, फुरकान अंसारी, आलोक भदौरिया जी, प्रोफेसर खन्ना और हरकेश बहादुर। वास्तव में अगर राष्ट्र के लिए आप काम कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि राष्ट्र को क्या मिल रहा है। राष्ट्र को ये मिल रहा है कि हमारे आप जैसे लोग महंगा डीजल, महंगा पेट्रोल,
महंगी सीएनजी, महंगी पीएनजी खरीद रहे हैं। और विपक्ष सत्ता पक्ष की तरफ, सत्ता पक्ष विपक्ष पे आरोप। ये टीटी का खेल चल रहा है, टोपी ट्रांसफर का खेल चल रहा है। आपको हमको इसका प्रतिवाद करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि जो नेता हम चुनते हैं वो जनप्रतिनिधि नहीं, पार्टियों के प्रतिनिधि हैं। हमें जनप्रतिनिधि चुनना होगा ताकि जो हमारी बात कहे पार्टी लाइन से आगे भी जाकर। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।